गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीवन इज फाइन। आप सभी ने पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी में हमारा अच्छा सफर रहा। पॉलिटी को बार बार रिवाइज करना ही एक सॉल्यूशन है। और जो जो मिस्टेक्स आपकी हुई होंगी पॉलिटी के टेस्ट में, वो प्रेसिडेंट के केस में, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल, डीपीएसपी, ड्यूटीज, उन सबको सर्कल करके रखना, उनको बार बार रिवाइज करना। जो याद ना हो उसको ट्रिक बना के सेटल करना, अदरवाइज वो एग्जाम में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में अप्रोच थोड़ी सी अलग रहेगी। पॉलिटी में अप्रोच थी याद करने की, ज्योग्राफी में अप्रोच रहेगी चीजों को समझने की कि कोई चीज क्यों हो रही है। क्योंकि ज्योग्राफी में मान लो कितनी ही चीजें याद करोगे, कोज एंड इफेक्ट हर बार चेंज कर देते हैं। कभी आपको अर्थक्वेक को लेके कुछ आएगा, फिर पी वेव्स, एस वेव्स, तो उसका अगर कोज इफेक्ट पता है तो उसको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, बिकॉज ज्योग्राफी इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट, है ना। ज्योग्राफी में आप बीएससी भी करते हो, तो इसको साइंटिफिकली ही समझने की कोशिश करेंगे। आज तो यहां पर भी ट्रिक्स काम आती हैं, जैसे पी वेव्स, एस वेव्स में से पी फॉर पास सबसे निकलेगी। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स अपने सफर में सब बनाते हैं। मैंने ही बनाई थी, डॉक्टर अमित ने ही बनाई थी। हम वो भी शेयर करेंगे आपके साथ, है ना। और आप भी शेयर कर सकते हैं, कोई अच्छी अच्छी चीजें हैं तो हम ज्योग्राफी को 10 by 10 ले सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं 10 के 10 भी आप ठीक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था यूनिवर्स, अर्थक्वेक, इंटीरियर ऑफ अर्थ। पहला क्वेश्चन, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इज। किसी कलर को, किसी स्टार को आप देखते हो तो उसका कलर को देख के आप क्या पता लगा सकते हो? सन से उसकी दूरी, या उसकी लाइटनिंग ग्लो, अर्थ से डिस्टेंस, या फिर टेम्परेचर। तो इसका उत्तर होगा टेम्परेचर। कलर के हिसाब से हम उसका टेम्परेचर बता सकते हैं। अगर मान लो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गर्म है। और ऐसे ही कलर कोडिंग है, ब्लू, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड वाला जो है वो थोड़ा सा सबसे कूल हम मान सकते हैं, है ना। तो इतना ध्यान रखना कि बस ब्लू कलर का है तो मतलब वो ज्यादा गर्म होगा टेम्परेचर के मामले में। और कलर देख के हम ये भी बता सकते हैं कि स्टार की एज कितनी होगी, या वो मतलब अपने जो लाइफ है उसकी वो किस स्टेज पे है। मान लो हर एक स्टार की या हर एक प्लेनेट की अपनी लाइफ होती है, जैसे सन की भी लाइफ बताई जाती है। तो कोई भी स्टार है वो अपने उस कौन से फेज में है, कभी ना कभी वो स्टार आखिर में खत्म हो ही जाता है। तो इतना हल्का सा याद रखना, ब्लू मतलब बहुत ज्यादा गर्म है, और रेड वाला है वो सबसे कूलेस्ट है। ठीक है। सर ये ऐड में हमारे लिए भी दिया था ना, ये कांस्टेंट ब्लू है, कोई प्लेनेट पास है, कोई रेड, लाइट का, ये उसी पे वो देख। एग्जैक्टली तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था एनसीईआरटी में इसको, इस तरह का कुछ। एडविन नपल का हो सकता है, बट मेरे सामने तो कभी नहीं आया था ये। मैंने किसी पीवाईक्यू में ही देखा था, बट इतना ही है। इसमें कुछ और है आपके पास? नहीं, बस ये ब्लू और रेड वाले को। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, he is located on the। अगर किसी इंसान को कोई स्टार है, मान लो वो ऐसे अपने होराइजन मतलब जहां से वो देख रहा है उस आर्च से अगर वो परपेंडिकुलर उठता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब वो कहां खड़ा होगा? इसका मतलब वो इक्वेटर पे खड़ा होगा। ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, इसको समझते हैं, बिकॉज यहां से क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। ये मान लो हमारा अर्थ है, ठीक है। इसमें जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और उस इक्वेटर को हम थोड़ा सा मतलब बाहर यूनिवर्स में एक्सटेंड कर दें तो उसको हम सेलेस्टियल इक्वेटर भी बोल देते हैं। तो अगर कोई आदमी इक्वेटर पे खड़ा है तो उसको मतलब ये हमारा होराइजन हो गया, और उसको सन ऐसे ऊपर नीचे आता हुआ दिखेगा। ऊपर उठेगा सन, कोई सितारा है वो नीचे आएगा। लेकिन अगर वो पोल्स पे खड़ा है, मान लो यहां खड़ा है पोल्स पे, तो वो उसको उगता हुआ नहीं दिखेगा, वो ऐसे सर्कुलर टाइप में जाता हुआ दिखेगा। इतना बस याद रखना। बस ये दो चीज समहाउ दिमाग में रखना कि अगर इक्वेटर पे खड़ा है कोई इंसान तो उसको स्टार्स जो हैं वो उसका राइज एंड फॉल परपेंडिकुलर दिखेगा। मान लो यहां बीच में है, ऊपर नीचे दिखेगा। अगर वो पोल्स पे है तो उसका रोटेट होते हुए दिखेगा। ठीक है। तो सेलेस्टियल इक्वेटर होता क्या है? एन इमेजिनरी लाइन इन द स्काई दैट रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ अर्थ इक्वेटर इनटू द स्पेस। अच्छा, एक चीज इससे एक और चीज मैंने डिराइव करी, मतलब सिमिलर क्वेश्चन व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च,
कि अगर कोई इंसान नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है विंटर टाइम में, तो उसको जो सन है, स्टार है, वो उसको बिलो इक्वेटर दिखाई देगा। क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में जब कोई इंसान होगा और जब विंटर्स होंगी तो सन की जो पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास चली जाती है ना। आप ये देखना कि सन हमेशा ईस्ट से नहीं उगता है। हम बोलते हैं ऐसा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन ईस्ट से वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता रहता है बीच बीच में। आप देखोगे कि कभी वो, जैसे हम घर का डिजाइन बनाते हैं ना, तो हम पहले सोच के चलते हैं कि सन इधर से राइज करेगा और यहाँ से जाएगा, तो हम उसी हिसाब से अपने खिड़कियां, अपना किचन, अग्निकोण, वो सब डिजाइन करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि सन ईस्ट में राइज करता है, बट प्रॉपर ईस्ट में नहीं होता है। प्रॉपर ईस्ट में सिर्फ वो 2 ही दिन होता है जब इक्विनॉक्स आता है। इक्विनॉक्स कब आता है? 23 सितंबर और 21 मार्च, ठीक है। उसके अलावा वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता रहता है। तो अगर कोई इंसान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और विंटर टाइम है तो उसको सन बिलो इक्वेटर ही दिखेगा, है ना। और ये मतलब ट्रू हो जाएगा। और अगर वो इक्वेटर पे खड़ा है तो उसको सन, मतलब जो स्टार है वो अपना वर्टिकल दिखेंगे, और वो पोल्स पे है तो उसको साइड में दिखेगा, रोटेट होते हुए दिखेगा, ठीक है। असल में रोटेट तो अर्थ ही हो रही है, बट उसको दिखता है ऐसा। चलो, ठीक है। इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन, ऑब्जर्वर कहां पर होगा? इक्वेटर पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एल्बेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। दूसरा कह रहा है एल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ अर्थ। तो एल्बिडो होता क्या है? एल्बिडो होता है किसी भी सरफेस की अर्थ को लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सरफेस है, वो लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर देता है, वो उसकी एल्बिडो हो जाता है। अगर हाई एल्बिडो है उसका मतलब वो हाई लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम अर्थ में देखते हैं तो स्नो, आइस इनकी होती है। तो एन एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इसकी विजुअल ब्राइटनेस रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में, तो स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएगी। मरकरी का एल्बिडो मच ग्रेटर है अर्थ से, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है ना कि जो रिफ्लेक्ट करने की जो पावर होती है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेयर आल्सो। आपका एटमॉस्फेयर कैसा है? अगर जैसे मरकरी वगैरह पे एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कम ही है अर्थ के मुकाबले, अर्थ का डेंस एटमॉस्फेयर है, तो बहुत सारी तो बाहर से निकल जाती है। तो ये ध्यान रखना कि रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी मरकरी की कम है, ठीक है। डेस्पाइट बीइंग फार फ्रॉम द सन, अर्थ ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट को, तो इसका एल्बिडो ज्यादा हो जाएगा। अगर प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एबिलिटी है रिफ्लेक्ट करने की वो वीनस की है। वीनस इज द हाईएस्ट एल्बिडो अमंग द प्लैनेट्स, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा हॉट प्लैनेट कौन सा है? सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट बुध को क्या बोलते हैं? मार्स? नहीं, मार्स को मंगल बोलते हैं। वैसे वीनस होता है ना। कंफ्यूजन इसी में आता है। कई बार हम ये सोचते हैं मरकरी सबसे नजदीक है तो वो सबसे ज्यादा गर्म भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म वीनस होता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर के कारण। क्योंकि हमारे जैसे अर्थ भी होती है, सनलाइट के मुकाबले हमारा जो अर्थ होती है वो गर्म किससे होती है? जो अर्थ रेडिएट करती है, हाँ, उससे गर्म होती है ज्यादा, ना कि बाहर से। और अगर कलर के हिसाब से देखें तो एल्बिडो का कोई रिलेशन है लाइट और डार्क में? हाँ, डार्क कलर है उसका एल्बिडो लो होगा। जैसे हम सर्दियों में डार्क कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं, तो इस वजह से इसका ये भी रिलेशन ध्यान रखना आप, ठीक है। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। चलो आगे बढ़े। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका है? वीनस का है। केमिकल एलिमेंट फाउंड इन द अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? तो इट इज ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हम, ये एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। तो इसका पहले 4 का तो ट्रिक है ओ साई बाबा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ओ साई बाबा CSPM, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर करवा दो, साई बाबा से प्रार्थना है। तो ओ साई बाबा CSPM,
तो सी से हमारा क्या होगा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। तो ये ऐसे कैसे टेबल याद होना चाहिए आपको। चलो, अगर मैं ये पूछूं कि बहता पानी और खड़े पानी में एल्बिडो ज्यादा किसका है, सोच के देखो। बहते पानी का एल्बिडो ज्यादा होगा, खड़ा पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बहता पानी है वो कम एब्जॉर्ब करेगा। ये बोल सकते हैं, वैसे पता है कि होगा, लेकिन नंबर्स की वजह से ज्यादा हम सोच लेते हैं कि ज्यादा हाँ, है। इसका मैंने एक टेबल बना रखा था, जैसे जहां जहां कंफ्यूजन है ना, बहते पानी का, खड़े पानी का, फॉरेस्ट का, लैंड का, इस तरह से वो टेबल मैं क्लास के बाद शेयर कर दूं। ये ध्यान रखना, जब स्टेबल पानी है ना वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो डिस्टर्ब पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इस वजह से एल्बिडो ज्यादा हो जाएगा हमारे फ्लोइंग वाटर का। जो ये याद हो गया, ओ साई बाबा CSPM। क्वेश्चन नंबर 5, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 years. When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth. 3 स्टेटमेंट हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, सबसे जो श्योर है उस पे जाओगे। अब कह रहा है कि जब अर्थ बनी थी 4,000 मिलियन ईयर पहले, तो 54% ऑक्सीजन था, तो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन था ही नहीं, है ना। फॉरगेट अबाउट 54%। तो 54 वाले को हम एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले। 2 गया, बचा आपके पास एक और थी, एक अपने आप सही हो गया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होता रहता है कुछ थाउजेंड ऑफ ईयर के बाद। तीसरा बचता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए तो दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर, तो इस बिल्कुल सही हो जाएगा। बिकॉज जब पहले प्लांट आए, फिर उन्होंने ऑक्सीजन को मतलब छोड़ना, कार्बन एब्जॉर्ब करना, तो धीरे धीरे मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। और स्टेटमेंट भी देखोगे तो दे मॉडिफाइड इज अ वेरी लूज थिंग। आपने किसी चीज को मॉडिफाई का मतलब 0.1% भी होगा तो मॉडिफाई कहलाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को रेदर देन ओवर थिंकिंग जनरली ठीक ले लेना, ठीक है। मॉडिफिकेशन, इनिशिएशन, जनरली ऐसे वर्ड जो होते हैं लूज वर्ड, ये ठीक होते हैं 99%। तो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन था ही नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे एक्वाटिक एनिमल्स आए, एल्गी आई, और फिर ऑटोट्रॉप्स आए जिन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, फिर ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट हुआ, उससे फिर धीरे धीरे हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर चेंज होना स्टार्ट हुआ। क्या फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के हो सकता है? फोटोसिंथेसिस आजकल हो रहा है, रिसेंट में एक एग्जांपल हुआ था कि डीप ओशन में हमें फोटोसिंथेसिस करने वाले भी प्लांट मिले हैं जो विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। कुछ ऐसा कहते हैं, डोंट नो, उनके environment में मतलब ऐसा था कि इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं डीप सी ओशन में जहां तक सनलाइट नहीं पहुंचती, वो भी अपना खाना बना रहे हैं। तो वो इस हिसाब के मतलब थोड़े से मिल रहे हैं आजकल एक्सेप्शंस ना, एब्सोल्युटली राइट मत लेना उसको। द वर्ल्ड अर्थ डे किस तारीख को बनाया जाता है? तो ये होता है 22 अप्रैल को, ठीक है। तो 22 मार्च को क्या होता है? वो होता है वर्ल्ड वाटर डे। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 मार्च को ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं। तो ये अर्थ डे क्यों बनाया गया था? बिकॉज जो हमने एनवायरमेंटल मूवमेंट वगैरह चलाए थे 1970 में, उसके साथ ये उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब जितने भी डे हैं, हर मंथ के 2-2 3-3 डे आपको याद करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये यूपीएससी में भी आ सकता है, स्टेट पीसीएस में आ सकता है। तो थोड़ा सा जैसे मैंने बनाया था, जनवरी में आप देखोगे तो ब्रेल, जो कि ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए है ना। तो अभी रिसेंट में हमने सेलिब्रेट भी किया था। 12 जनवरी को यूथ डे, 15 को आर्मी डे, 30 को शहीदी दिवस। 30 जनवरी को हम क्यों बनाते हैं मार्टर्स डे? गांधी जी की हत्या हुई थी 30 मार्च को। एक शहीदी दिवस हम 23 मार्च को बनाते हैं, भगत सिंह की फांसी के दिन। हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, सितंबर, 23 सितंबर। 23 सितंबर, 23 तो मुझे थोड़ा सा डाउट, साल का सा डाउट आ रहा, बट मोस्ट प्रोबेबली 23 ही है। राव तुलाराम का उस दिन क्या डेथ हुआ था या बर्थ हुआ था? शहीद हुए हैं तो मतलब निधन ही हुआ होगा, काबुल में जाके उनकी डेथ हुई थी, है ना। चलो, 9 जनवरी को हमारा भारतीय प्रवासी दिवस, गांधी जी इस दिन भारत लौटे थे अफ्रीका से। फरवरी में हमारा 28 तारीख को नेशनल साइंस डे है।
मार्च में हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 मार्च को। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। अप्रैल में आप जाओगे तो भाई 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ था। 22 को इंटरनेशनल अर्थ डे है। 21 को सिविल सर्विसेज डे है और 24 को हमारा पंचायती राज डे है। मई में आप जाओगे तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को और नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। जून में जाओगे तो 5 को हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और 21 जून को हमारा इंटरनेशनल योगा डे। जुलाई में आप जाओगे तो 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये एचसीएस में आ रखा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाला। 26 को हमारा कारगिल विजय दिवस। अगस्त में जाओगे तो नेशनल स्पोर्ट्स डे। सितंबर में 14 को हिंदी दिवस और 5 को टीचर्स डे। अक्टूबर में 8 तारीख को है इंडियन एयरफोर्स डे और 31 को हम मनाते हैं बर्थ ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको हम नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं 31 को, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज बोल दो। नवंबर में हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को और दिसंबर में हमारा एड्स डे है। तो इतना तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। और इनको मतलब जैसे मैंने मुश्किल से 30 भी नहीं डाले हैं, लेकिन इनको अच्छे से रट लेना कुछ कुछ बना के, या तो बार बार पढ़ो। कुछ कुछ तो हमें याद रहते हैं जो हम बार बार देखते हैं। जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 मार्च को याद आ जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को याद आ जाएगा, गांधी जी का याद आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जैसे ब्रेल वाला है कि भाई था जो जनवरी में, नॉर्मली जब पेपर में आता है तो वो मंथ चेंज करते हैं, 4 अप्रैल 4 मार्च ऐसे करके 2 ऑप्शन सेट किए जाएंगे। मान लो 4 को है तो 4 जनवरी 4 फरवरी, और दूसरा ऑप्शन एक में डेट चेंज होगी कि 8 जनवरी 8 फरवरी। तो अब जनवरी फरवरी में तो आप कर दोगे, लेकिन फिर 2 डेट जब आएंगी तो थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक सा होना चाहिए कि मान लो, चलो याद करा ही देता हूं, हमारे पास समय भी है। 4 अप्रैल है तो ब्लाइंड आदमी उंगली से पढ़ेगा तो 4 उंगली से पढ़ेगा। यूथ डे है, यूथ डे 12, तो यूथ आदमी क्या है, वो 12 घंटे दिन होता है 12 घंटे रात, तो वो 12-12 घंटे के शिफ्ट लगा सकता है। नॉर्मल आदमी 8 घंटे काम करेगा, लेकिन यूथ आदमी 12-12 घंटे काम कर सकते हैं। आर्मी डे है 15, ठीक है। 15 कैसे बनाए? 15 से याद कर लेना कि जैसे 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो आर्मी आपको 5-5 साल में से चाहिए होती है, तो वो 5 के पहाड़े में आएगा संभव, है ना। 5-5 साल जैसे हमने याद किया था। 15 में क्या है, पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शंस हैं, तो 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो 5 के पहाड़े में आएगा। 14 में क्या है, यूपीएससी। तो आर्मी है, इलेक्शन के लिए चाहिए, बार बार 15-15 में आएगी। 30 को मार्टर्स डे, गांधी जी की हत्या हुई थी 30 को, तो ये समझ लो कि बिल्कुल आखिर में डेथ हुई जनवरी में, ठीक है। जन नेता था, तो बिल्कुल मंथ के एंड में उनका खत्म हो जाए। मंथ के एंड में पैसे खत्म हो जाते हैं ना, वैसे ही इंसान खत्म हो गया। 9 तारीख को पर भारतीय प्रवासी दिवस, इसको याद रखना, 9 जनवरी को तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अच्छा, फरवरी में साइंस डे, तो साइंस 28 फरवरी 29 फरवरी, ये सब साइंस की बातें हैं कि भाई कभी 29 फरवरी आती है कभी नहीं आती है, बिकॉज लीप ईयर का पंगा है। तो 28 फरवरी के दिन साइंस के लोग बैठे और 29 फरवरी को बना दिया उन्होंने, ऐसे कुछ केमिकल करके। मार्च में इंटरनेशनल वुमेन्स डे याद होना चाहिए 8, और जो कंज्यूमर राइट्स डे है तो वो आपका 15 मार्च को है। तो कंज्यूमर्स भी क्या है, अपने लिए सरकार चुनते हैं, तो समहाउ 5 के पहाड़े में आता है। और मार्च से याद कर लें, मार, तो कंज्यूमर को मार पड़ेगी अगर अच्छी सरकार नहीं बनी, तो वो सब महंगाई कर देगी, तो कंज्यूमर को मार पड़ेगी 15 5-5 वाले में, ठीक है। इसमें सिविल सर्विसेज डे 21 साल का, 21 साल का होते ही आप सिविल सर्विस का फॉर्म भर सकते हो, तो आपको 21 तारीख को बनाना है सिविल सर्विस डे। पंचायती राज 24 क्या होता है, हाँ मैम 24 बोलते हैं ना, तो वहां पर चबूतरा है, वहां पर पंचायत होती है मैम 24 में, तो 24 से पंचायती राज आ गया। 13 में जलियांवाला बाग है, 13 को मार देंगे, 13 को मार दिया, ठीक है। 22 को हमारा अर्थ डे है, तो अर्थ हमारी माता है, तो हम उसका जैसे भाई भाई जैसे रहना चाहिए अर्थ के साथ, तो 22 हमारा और भी था कहीं, वाटर डे पे था ना, 22 मार्च वाला है वो वाटर डे है, और जो अर्थ डे है वो 22 एक मिनट अप्रैल में। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आएगा तो पानी मार देंगे इसे, ठीक है, भाई को पानी मार देंगे होली पे। लेकिन 22 अप्रैल में अर्थ के साथ हमने क्या कर दिया, अप्रैल फुल बना दिया अर्थ को, भाई बोल के, और सारा अर्थ को लूट लिया हमने, ठीक है। अप्रैल फुल बना रहे हैं, याद हो जाएगा। मई में हमारा 1
लेबर डे, जो लेबर जो होता है वो भाई एक भी दिन छुट्टी नहीं बना सकता, उसको लेबर, डेली लेबर चाहिए। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजी है 1 और 1 11 से टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं, ठीक है। जून में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5, ये याद होना चाहिए, बहुत पुराना है, इसकी तो थीम भी याद होनी चाहिए हर साल, इसको छोड़ सकते हो मतलब ट्रिक के लिए, क्योंकि इसकी थीम भी याद करनी पड़ेगी, तो डे तो याद आना ही चाहिए। योगा डे 21 तारीख को, ये हम सबको पता है, इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है ना। और जुलाई में हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन, जुलाई, तो पॉपुलेशन से कैसे रिलेट करेंगे जुलाई में, एक और एक मिलके पॉपुलेशन बढ़ा दिया, ठीक है, 1 और 1 करके 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ा दिया है। 1/11 हमने याद किया था साइंस में कि 1 और 1 डे की साइंस है, कहां था वो, मई में, 11 मई में भी था। नेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी तो है, 1 से 1 3 करना, दो मिला के। 26 को हमारा कारगिल है, ठीक है, अब तक 26 स्पेशल 26 टीम जो मूवी आई अक्षय कुमार की, तो वो भी कारगिल के जैसे ही मतलब युद्ध लड़ने जाते हैं ऑफिसों में, सीबीआई बन के जाते हैं वो, अब तक 26 स्पेशल 26 सॉरी। अगस्त में हमारा है स्पोर्ट्स डे, तो ऑगस्ट गेस्ट, स्पोर्ट्स में जो लोग जीत के आते हैं उनको हम एज ए गेस्ट बुलाते हैं, ध्यानचंद अवार्ड देंगे, अर्जुन अवार्ड देंगे, तो उनको हम गेस्ट। इस दिन आई थिंक ध्यानचंद का जन्मदिन है, जहां तक मुझे ध्यान है, मेजर ध्यानचंद सिंह, है ना, तो 29 ये याद होना चाहिए स्पोर्ट्स डे का। स्पोर्ट्स वाले 9 2 11 हो जाते हैं, भागते रहते हैं। सितंबर में हमारा हिंदी है, और टीचर्स डे तो याद रहता है सबको, 5 हम स्कूल टाइम से मनाते आ रहे हैं। हिंदी दिवस का क्या बनाए, 14 सितंबर है ना, तो सितंबर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करो हिंदी को। और 14 से हमारा यूपीएससी है, यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम चलता है, तो एक्सेप्ट करो हिंदी मीडियम को, यूपीएससी वाले में इंग्लिश मीडियम ज्यादा चल रहा है। अक्टूबर में हमारा सरदार वल्लभ पटेल का याद है, ये तो याद होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स डे, ठीक है, 8 में याद करेंगे इसको हम। एयरफोर्स 8 दिशाओं में जा सकती है, 8th में हमारे और क्या है, लैंग्वेज भी हमारे 8 शेड्यूल में आती है, तो 8 दिशाओं में आप एयरफोर्स, मतलब लैंड और नेवी तो एक लिमिट है, लेकिन एयरफोर्स तो ऊपर उठने के बाद हाँ, हाँ, तो वो 1 पे चल रहा है। एयरफोर्स 8 दिशाओं में जाएगी। नवंबर में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर तो हमको सबको याद है, और दिसंबर में एड्स डे है, ये भी बहुत पॉपुलर, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलो, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लेनेट, किस प्लेनेट का है, सैटर्न का है, बिकॉज सैटर्न का ही, और ये सबसे बड़ा मून भी है, अगर हम इसको यूनिवर्स में देखें, अपने इसमें सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून किसके हैं, पैटर्न के है, पहले हाँ, 95। इसके अलावा जो भी डे बच गए ना, तो वो आप अपने लेवल पर याद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, तो मैं तो इतना ही अंडरस्टैंडिंग है, 10-15 याद कर लो, लेकिन वो पक्के में पक्के कर लो, उसके बाद जो आ गया तो वही किस्मत आपकी। जैसे 8 जून को कुछ बच्चे बता रहे हैं, 8 जून को ओशियन डे है, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को ओशन, ठीक है, 24 अप्रैल को किशन भारती केसवाड़ा आ गया, ओके गुड गुड, स्टैटिस्टिक्स डे भी है, टाइगर्स डे, ठीक है, याद हो जाए तो बढ़िया है भाई। तो सबसे ज्यादा मून हमारे सैटर्न के ही हैं, फिर जुपिटर के आते हैं, और टाइटन सबसे मतलब कुछ 146 के आसपास कुछ मून है सैटर्न के, सबसे बड़ा टाइटन है। उसके बाद जो आ गया उसका, वो हमारा रिया करके कुछ है, ठीक है, जुपिटर के अराउंड 95 के आसपास है। तो जैसे ये मून है हमारे, ये सैटर्न के मून है, तो सबसे बड़ा था हमारा टाइटन हो गया, इसके बाद रिया है। तो टाइटन कैसे याद करोगे, सैटरडे को, सैटरडे का मतलब होता है ऐसे छुट्टी का दिन, क्योंकि संडे है, तो सैटरडे के दिन आपको, फिर आप नाइट में घूम सकते हो, पार्टी कर सकते हो, आपको घड़ी का समय देखने की जरूरत नहीं है। टाइटन में हम घड़ी होती है ना, तो समय देखना पड़ता है, समय आपको नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे ही एक पेपर में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एक मिशन भेजा गया था स्पेस में, कैसिनी ह्यूजेंस, वो भी सैटर्न पे गया था, ठीक है। कैसीनी से मैंने याद करवाया था कि कैसीनो में पार्टी खेलते हैं ना, जुआ खेलते हैं, तो सैटरडे को ही खेला जाता है, क्योंकि आपको समय का ध्यान नहीं रहना चाहिए। और उसमें तीन लोगों ने मिलकर भेजा था वो, एक तो अपनी नासा ने, एक ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और एक था ये इटली वाली एजेंसी ने, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसे करके कैसीनो में खेल रहे थे। ये हर बार आते हैं पेपर में। तो टाइटन आपका हो गया।
और इसके अलावा और भी हैं, उनके सिर्फ नाम हल्के से ध्यान रखना, एटलस, एपिमथिस, टेथिस, लेपिस, डायमंड, ये याद नहीं करने, बस एक हल्का सा मैंने फोटो डाली है, ये बस ये नाम थोड़े से हल्का फुल्का घुमा लेना बस आंखों में से, अदरवाइज टाइटन और रिया दो ही याद रखने आपको। क्वेश्चन नंबर 8, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड रॉकी डेब्री होते हैं जिनके अलग अलग साइजेस अर्थ की तरफ चक्कर काट रही है। यस, एस्ट्रॉइड मतलब क्या है, एक तरह के पत्थर ही तो हैं जो जो सन की तरफ चक्कर काट रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर सैटर्न के बीच में नहीं, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। आप इनकी फोटो देखोगे, ये रहा ये हमारा सन हो गया। तो आप देखोगे कि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है पूरा पत्थर का, ये मार्स और जुपिटर का हमारा ये रहा, इसके बीच में है। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, माइकल जैक्सन कहां गया हमारा, ये रहा माइकल जैक्सन, ठीक है। तो वो भी ऐसे घूमता था। तो मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉइड। और एक बेल्ट और है क्यूपर बेल्ट, ये हमारा नेपच्यून के बाद है, ये भी इस तरह का ही है। और सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड जो है यहां पर वो हमारा सीरस है, ये भी ध्यान रखना है। सीरस एक ड्वार्फ प्लैनेट भी है। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, जो पूरी तरह से प्लैनेट नहीं है। तो 5 हमारे ड्वार्फ प्लैनेट हम काउंट करते हैं, जिसमें से सीरस आता है, सीरस सबसे बड़ा है। और हम मून की बात कर रहे थे, तो मरकरी और वीनस का कोई मून नहीं है, बिकॉज जल गए हैं, सन के पास थे इस हिसाब से, ठीक है। और हमारे कौन कौन से हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स, सीरस हो गया, प्लूटो भी हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है 2005 के 4 के बाद। फिर हमारा होमिया हो गया, कुपर बेल्ट में ही है। फिर एरिस हो गया, और एक मेक, ये 5 हमारे ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब ये पूरी तरह से प्लैनेट नहीं है। चलो ये हो गया, तो पहला हमारा ठीक हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। जुपिटर सैटर्न नहीं, मार्स जुपिटर के बीच में। सीरस सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। क्वेश्चन नंबर 9, 21 जून को सन कहां होता है। पूछा हुआ है कि डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द अंटार्कटिक सर्कल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 21 जून को अगर आप देखोगे नॉर्मली, तो जो नदर्न हेमिस्फीयर में हम करें तो सबसे बड़ा दिन होता है, और उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आ जाता है। तो यहां पर समर होती है और नीचे हमारी विंटर्स होती हैं। तो उस दिन इक्वेटर पे तो नहीं होगा, इक्वेटर पे तो इक्विनॉक्स होता है, 2 दिन होते हैं। हाँ, तो हमारा हमने ट्रिक क्या बना रखा है, जय मां दुर्गा सरस्वती 21, 22, 23, ये हमारी ट्रिक थी। तो इसमें से 21 जून को तो हमारा सबसे बड़ा दिन, और 22 जून सबसे छोटा दिन, और ये 2 बच गई हमारे इक्विनॉक्स हैं। तो 21 जून को यहां तो हमारा नहीं होगा, इक्वेटर पे तो इक्विनॉक्स के दिन आएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी नहीं होगा। कैंसर पे तो आपका कब आएगा, कैप्रिकॉन पे तो जब नॉर्थ में और विंटर्स आता है तब जाता है, दिसंबर के आसपास। अब 2 बच गए आपके, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि अंटार्कटिक ऊपर है कि आर्कटिक ऊपर है। आर्कटिक ऊपर है और अंटार्कटिका हाँ, कैसे भी याद कर लो इसको भाई। ये सोच लो कि देखो जो बाहरी चीज होती है ना वो नीचे बैठती है। तो अंटार्कटिका नाम बड़ा है, अंटार्कटिक, आर्कटिक छोटा है, छोटा ऊपर जाएगा, और बाहरी चीज नीचे बैठ जाए, तो नीचे वाला अंटार्कटिका। इसमें ही कंफ्यूजन करना था बस 21 जून को, ठीक है। तो उस दिन भाई आपका क्या बोलते हैं, कैंसर पे होगा, तो वहां पर आपको वहां से दिखेगा आर्कटिक सर्कल तक। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका टुगेदर। सबसे पहले किसने इस पॉसिबिलिटी को फाइंड किया था कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका कभी एक साथ होंगे, तो वो कौन था, इट वाज अब्राहम ओल्टिलियस। ये नाम याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अल्फ्रेड वेगनार सोच के। आल्दो अल्फ्रेड वेगनार ने थ्योरी जरूर दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली, लेकिन सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी की बात आती है तो यही आदमी आता है, अब्राहम ओल्टिलियस, ठीक है। सबसे पहले ओल्टिलियस, अब्राहिम से याद कर लेना। अब्राहिम रिलीजन हम जब पढ़ रहे थे ना, तो एडम सबसे पहले आया था, तो एडम अब्राहिम ऐसा कुछ नाम है, उसने सबसे पहले पॉसिबिलिटी दिखाई थी।
ये कोई फ्लेमिश कार्टोग्राफर था और 1596 में इसने ऐसा बताया था कि ऐसे ऐसे साथ में होंगे। बट एल्फ्रेड वेगनर तो बहुत बाद में आता है, 1912 के आसपास आता है, जब अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देता है। इसमें एक नाम और भी आता है, एंटोनियो पेलेग्रीनी। इस आदमी ने भी कॉन्टिनेंट्स के साथ होने की बात बताई थी, बट ये इसके बाद में ही आता है, एल्फ्रेड वेगनर के बाद में। ये सॉरी, ये जो ओल्टिलिस इसके बाद में। ओल्टिलिस, एंटोनियो और अपना एल्फ्रेड वेगनर, इन तीन लोगों ने इसमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लैमिश। फ्लैमिश कहां से आएंगे? फ्लैमिश में बोला ना कि फ्लैमिश है कार्टोग्राफर। किस देश के निवासी को बोलते हैं फ्लैमिश? फिनलैंड को बोलते होंगे मेरे हिसाब से, जैसे स्पेनिश, डच, जर्मन। तो गूगल करके बताना, फिनलैंड का होना चाहिए वैसे तो, कॉमन सेंस से तो। पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू revolution of the earth, gravitation, rotation of the earth and tides। तो जो पोलर फिलिंग फोर्स है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है या बाहर की तरफ होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। फुगल, फुगा ऐसे बाहर फेंक के मारते हैं, ठीक है। और सेंट्रीपिटल, पीटना हो तो पास आके पीटना पड़ता है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये बाहर की तरफ होगा। और अर्थ रोटेट करते इस वजह से होता क्या है कि जो पोल्स हैं वो थोड़े से दबे से महसूस करते हैं हम, तो आउटवर्ड्स लगता है, ये ध्यान रखना। पोल फ्लिंग फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है तो आउटवर्ड्स लगेगा, तो इक्वेटर पे तो थोड़ा सा बल्ज हो जाता है और पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटन हो जाती है हमारी अर्थ। ठीक है, चलो। कई बार ये भी आता है क्वेश्चन कि क्या सिर्फ सैटर्न के पास ही रिंग्स हैं? नहीं, आप देखोगे यूरेनस, नेपच्यून के पास भी है। रेड प्लैनेट किसको बोलेंगे? मार्स को। और एक और मैंने रेड बताया था, द ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा नाम आता है, वो हमारा इस पे आता है, जुपिटर पे आता है। द ग्रेट रेड स्पॉट, ऐसा कुछ नाम है। वो रेड से कंफ्यूज मत करना, मतलब इस तरह से नॉर्मली। चलो भाई, 5 में ड्वार्फ प्लैनेट थे, प्लूटो, एरिस, सीरस, मेकमिक। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट एंड द हिमालयन प्लेट? कि ये हमारी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, ओशन कॉन्टिनेंटल है, डाइवर्जेंट है, ट्रांसफॉर्म है। तो ये हमारी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, जिसमें हमारी अर्थ का मतलब ये कॉन्टिनेंट है, इधर यूरेशियन प्लेट थी, इधर से हमारी इंडियन प्लेट जाकर टकराई, तो ये जो बाउंड्री बनी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री थी। आपकी इस तरह की 3 बाउंड्री होती हैं कि एक तो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है जब सामने से दोनों टकराती हैं, एक आपकी डाइवर्जेंट होती है जब दूर चली जाती है इधर वाली, और एक आपकी जब पैरेलल निकल जाती है। तो इसमें 2 वेरिएशन बनते हैं, एक तरफ से कॉन्टिनेंट, एक तरफ से ओशनिक है। ये दोनों कॉन्टिनेंट है तो मान लो दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं है तो ये खड़े हो जाएंगे। एक ओशनिक है तो वो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि भारी है, क्योंकि भारी इंसान नीचे आएगा, कमजोर इंसान ऊपर जाएगा। समझ? ओशन में जो ज्यादा डेंस होगी वो नीचे चली जाएगी, दोनों इक्वल नहीं होती हैं। ट्रांसफॉर्म में साइड से निकल जाती हैं। ये वाला एग्जांपल कहां देखने को मिलता है? एक ही जगह देखने को मिलता है प्रोमिनेंटली, सैन एंड्रियास फोल्ट अमेरिका में। और डाइवर्जेंट आपको ओशियंस में दिखेगी बहुत जगह पे जहां से लावा निकलता है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द टर्म टिलाइट। टिलाइट क्या है? टिलाइट एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स है जो ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनी है। जब कोई लैंड लंबे समय तक ग्लेशियर के या ठंड में रह जाए तो वो टिलाइट रॉक बन जाती है। जैसे साउथ इंडिया जो हमारा है, ये यहाँ टिलाइट रॉक्स मिलती है, इसका मतलब कभी ना कभी ये साउथ में होगा, पोल्स के पास। और हमको जब एविडेंस देखे तो ये सारा हिस्सा हमें टिलाइट रॉक्स का एविडेंस मिलता है। इसका मतलब ये सारे कभी एक साथ थे और ये साउथ पोल पे थे, है ना, अंटार्कटिका के आसपास, फिर अलग अलग गए। अदरवाइज इंडिया तो इक्वेटर से ऊपर है तो यहां पर टिलाइट रॉक्स का कोई मतलब चांस ही नहीं बनता। तो टिलाइट से याद रखना, तिल्ले वाले कुल्फी, तो कुल्फी मतलब ठंडा, तो तिल्ले वाले कुल्फी का मतलब है कि समहाउ ग्लेशियर से रिलेटेड है टिलाइट रॉक्स। रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। चलो, तो ये बहुत सारे जुड़े हुए थे।
द हाइपोथेसिस नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट? तो जो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है ये किसका था? हैरी हेस का। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? सी फ्लोर स्प्रेड। हाँ, अभी मेरे मन में यही आया था कि जो हिस साउंड होती है ना वो सांप की होती है। सांप लड़ गया तो फ्लोर पे स्प्रेड हो जाओगे, एकदम से लेट जाओगे। तो हैरी हेस जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी 1960 के आसपास आया था। इन्होंने ये बताया कि सी फ्लोर फटता रहता है और उससे सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है इस तरह की। ठीक है, ये मैंने फोटो डाली थी तिल्ले वाले कुल्फी की, टिलाइट रॉक्स की। चलो, रिक्टर स्केल पर आप क्या नापते हो? रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को नापने का तरीका है, इससे आप नापते हो मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो रिक्टर स्केल पे हम नापते हैं मैग्नीट्यूड कि कितने पावर का अर्थक्वेक आया था, कि भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैग्नीट्यूड नापेंगे। और ये चार्ल्स एफ रिक्टियर था 1935 में, 1 से 10 के बीच में। और जो मर्केली वाला स्केल था ये आपको दिखाता है कि कितनी इंटेंसिटी से आया है, विजिबल डिस्ट्रक्शन कितना है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो जापान में 7 मैग्नीट्यूड का आ गया लेकिन बिल्डिंग एक भी नहीं गिरी, तो मर्केली स्केल के हिसाब से वो बहुत कम काउंट होगा। लेकिन अगर मान लो वो अफगानिस्तान में आया तो उनके स्ट्रक्चर वगैरह इतने मजबूत नहीं है, थोड़ा सा हिलते गिर गया, तो हम सही मायने माने तो ये आपको असली डिस्ट्रक्शन दिखाता है कि अर्थक्वेक कितना खतरनाक था। ये आपको मैग्नीट्यूड दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्रीज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन? तो नया कहां बनेगा? डाइवर्जेंट में। इसको मैंने बताया ना कि कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्रीज हैं डाइवर्जेंट में, मिड ओशनिक रीज में आपको मिलेगा। जैसे ये हमारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग है कि भाई नीचे से यहां से फट रहा है और सी साइड में जा रहा है, फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, लेकिन साइड में फिर वो उसमें चला जाता है, उसमें क्या बोलते हैं उनको? नहीं नहीं, वो जो खाई सी बनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेंचेस में। तो आप देखोगे कि सबसे यंग आपको यहां पर मिलेगा, और जब जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द कोस्ट आते जाओगे तो जो एज है चट्टानों की वो ओल्डर होती जाएगी। इसका मतलब ये फटा इधर गया फिर फटा, तो ऐसे सबसे नजदीक जो आपको मिलेगी वो यंगेस्ट रॉक मिलेगी, और इसके इसके ना मैग्मा के, और साइड में फिर वो ट्रेंचेस में चला जाता है। तो इस तरह बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। ये जैसे हमारा एक मैप है, तो ये आपको दिख रहा है, ये सारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं। ये मिड ओशनिक, ये तो पैसिफिक की सबसे उसकी मिड अटलांटिक है ये। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज ये वाली बड़ी सी, तो यहां से स्प्रेड होता जा रहा है। बस कभी ना कभी ये दोनों पीस एक साथ जुड़े होंगे ऐसे, फिर धीरे धीरे अलग हो गए होंगे, है ना, इस तरह से। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, विच द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? इयोन, पीरियड, एरा, इपोक। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, इयोन्स। ठीक है, जैसे इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, तो जैसे मतलब ईयर, मंथ, वीक, डे, तो सबसे बड़ा जो हमारा है वो इयोन है। ये भी मैंने याद करवाए थे एक बार क्लास में, इसके ट्रिक बना के ना, फिर कभी मैं करवा दूंगा। मतलब ये सारे जैसे ये इन सब में कुछ कुछ पैटर्न ढूंढ के इन सबको याद मैंने करवा दिया था। अभी टाइम थोड़ा सा कम है, इसको फिर कभी ले लेंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इस फोटो। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, द बिग स्प्लैट थ्योरी इज रिलेटेड टू विच सेलेस्टियल बॉडीज? तो ये मून से रिलेटेड है बिग स्प्लैट। तो ऐसा ये बोलते हैं कि जो हमारा मून है ये कहां से निकला है? ये अर्थ से ही निकला है, जहां आज हमारा पैसिफिक ओशन है। तो कभी ना कभी ऐसा बोलते हैं कि अर्थ और एक और ऑब्जेक्ट था थिया करके, इनके बीच में टक्कर हुई थी, इस वजह से जो निकल गया वो बाहर घूमने लग गया और वहां पैसिफिक ओशन बन गया। इस तरह की बिग स्प्लैट थ्योरी है। कोकोस प्लेट कहां पर है? सेंट्रल अमेरिका, पैसिफिक, साउथ अमेरिका। तो कोकोस प्लेट हमारी, आपको दिखाता हूं, ये जो मैप है ये आप ध्यान से रखना, नाजका, कोको, है ना। यहां पर कौन सी एक दो और है, जुआन दे फुका, जुआन दे फुका वगैरह यहीं पर हैं। ठीक है, और इसके अलावा और ऐसी कोई प्लेट नहीं है जो आप नाम से ना पहचान पाओ। अफ्रीकन, यूरेशियन तो नाम से ही है। नाजका, कोको, जुआन दे फुका,
ये आपको यहां पता करनी पड़ेगी। ये कौन सी प्लेट छोटी सी? साउथ अमेरिका के पास। नहीं नहीं, ये वो छोटी सी आपको दिख रही है। यहां एक छोटी सी प्लेट और है, इसका नाम आता है स्कोटिया करके। स्कोटिया करके देखना, कभी दिखा रखा है क्या? स्कोटिया है ना। और जो स्कोट्रा जो आइलैंड है, वो कंफ्यूज मत करना। स्कोट्रा आइलैंड है वो यहां पर है, वो यमन ओमान के आसपास है स्कोट्रा। ये स्कोटिया है, वो स्कोट्रिया है, स्कोट्रा करके है। आई थिंक यमन का मतलब वो आइलैंड है, इस अफ्रीका के मतलब सऊदी अरब के आसपास है स्कोट्रा। बस बाकी तो नाम से आप पता चल जाएगा आपको। कोको प्लेट, नाजका, जुआन दे फूका, स्कोटिया वगैरह। चलो कोको प्लेट होगी तो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में हो गई। विक्स प्लेट ये रहा, ऐसे टूट के निकला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द आउटर कोर फ्रॉम द इनर कोर? तो दैट इज लेमन। जैसे हमारे ये डिसकंटिन्यूटीज हैं कि हमारे तीन हमने डिवीजन बनाए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो सबसे पहले तो आप इसको सिंपल याद रखो, क्रस्ट, मेंटल, कोर, दो ही डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखनी होती है। क्रस्ट मेंटल के बीच में है मोहो और मेंटल कोर के बीच में है गुटनबर्ग। इसके बाद इन इन सब के अंदर भी एक एक डिवीजन हमने कर लिया है भाई, इनर कोर, आउटर कोर, तो वहां पर लेमन हो गया। आउटर मेंटल, इनर मेंटल, उसमें रेप्टिथिक हो गया। और जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट के बीच में थोड़ा कोनोरोड करके एक हमने बना लिया है। अदरवाइज तो ये दो ही, कई बार हम कंफ्यूज कर लेते हैं ज्यादा के चक्कर में। तो इसमें इन दोनों में डाउट आता है मोस्टली कि यार मोहो ऊपर है या गुटनबर्ग नीचे है। तो मैंने बात बताया था कि मोह माया ऊपर ऊपर से है और गुटन है वो नीचे नीचे है। और सबसे ज्यादा कौन दबा हुआ है? लेमन। लेमन मतलब आम आदमी, तो सबसे नीचे है लेमन। तो ये तीन आपको याद होनी चाहिए, मोह ऊपर से है, घुटन नीचे हो रही है, और सबसे ज्यादा दबा हुआ है लेमन। ठीक है, आम आदमी। और मेंटल, मेंटल जो हो जाएगा वो रैप करने लग जाएगा। ठीक है, मन ही मन में रैप करेगा तो वो मेंटल हो जाएगा। और क्रस्ट, सी से क्रस्ट हो जाएगा, जो क्रस्ट वाली है। अब आप डायग्राम को देखोगे तो लेमन बिल्कुल नीचे हो गई इनर कोर आउटर कोर में। गुटनबर्ग हमारी कहां हो गई? कोर और मेंटल के बीच में। रैप्तिथि हमारी कहां हो गई? अपर मेंटल, मेंटल आज रैप कर रहा है। मोहो हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच में हो गई। और कोनोलोड हो गए हमारे अपर एंड लोअर क्रस्ट में, सी से सी। तो ये पांचों के पांचों आपको याद होनी चाहिए। यहां से बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस के आने की। मेंटल आदमी रिपट गया, ठीक है, मेंटली रैप्ती थी, ठीक है, जो भी है बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो। द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, ट्रू है, बिल्कुल सही। तो सिंपल से फैक्ट है, बस आपको इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। पहले चार प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? रॉकी प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, और जो बाहर वाले हैं आउटर प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स। तो पहले वाले डेंस हैं। द ओशन करंट रॉक्स आर द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल। बिल्कुल सही है, बिकॉज वहां पर फटते रहते हैं। चलो, ये अपना डायग्राम देख लिया। द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज नोन एज एपिसेंटर, फॉल्स हो जाएगा। तो जहां से फॉल्ट होता है स्टार्ट, मतलब जहां से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर या फोकस। और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जमीन पे जब वो टच करेगा उसको बोलेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर और हाइपोसेंटर में कंफ्यूज नहीं होना। एपिसेंटर, एपिफिज, एपिफिज जमीन के ऊपर बैठ के पीते हैं। और फोकस, फोकस हमेशा अंदर की तरफ सिखाता है। तो फोकस अंदर हो गया और एपिफिज ऊपर हो गया। अब एपी और हाइपो में कंफ्यूजन आए तो एक याद कर लो कि भाई एपी वाला ऊपर था, दूसरा नीचे था। फोकस अगर आ जाए तो फोकस मतलब फोकस अंदर करना है। ऐसा ही सेम कंफ्यूजन मैग्मा लावा में आता है। तो मैंने क्या बताया था कि लावा का फोन जमीन के ऊपर बैठ के यूज करते हैं, तो जमीन के अंदर से जो निकलता है वो मैग्मा होता है और ऊपर आके लावा बन जाता है। तो इस तरह की जो ट्रिक्स होती है ना, ये पेपर में काम आती हैं। ऐसा लगता है मैग्मा लावा में क्या है, लेकिन बिलीव मी, जब पेपर अंडर प्रेशर होते हो ना, तो मैग्मा लावा एकदम से ब्लैंक, यार लावा होता क्या है। ऐसा भी हुआ है बच्चों के साथ कि लावा होता क्या है, मुझे ये याद नहीं आ रहा, ये चीज क्या है, खाने की चीज है या क्या है। इस लेवल तक ब्लैंक हो जाता है बच्चों का माइंड, हाथ कांपने लग जाते हैं। तब हाँ, लावा मैवा, तो ऐसे करके आगे बढ़ो। पी वेव्स,
P waves are faster and can travel through solid liquid gas while S waves are slower and can only travel through solids। ये बिल्कुल सही बात है। P waves मतलब प्राइमरी वेव्स, तो P से पास थ्रू ऑल, S से सिर्फ सॉलिड, तो ओनली सॉलिड से निकलेगा। P waves साउंड वेव्स की जैसे होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, बिकॉज दे कंप्रेस एक्सपेंशन होता है इनका भी। तो ये क्वेश्चन आता है कि P waves आर एनालॉगस टू द साउंड वेव्स, तो इसमें याद रखना। एपी ऊपर मीन्स ऊपर, ठीक है, एपी, ठीक है, फोकस एंड एपिसेंटर, ठीक है, आपने याद कर रखा है तो फिर ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं पी वेव्स को हम, और एस वेव्स को ट्रांसवर्स बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। The discontinuity that marks the transition between the upper mental and the lower mental in मोह नहीं भाई, अपर मेंटल लोअर मेंटल वाला हम देख ही लिया है। मेंटल वाले में क्या था, रैप कर रहा है मेंटल आदमी ना, नॉर्मल आदमी से रैप होता ही नहीं है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर नियर द पोल्स लेस एट इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, जिस शक्ति से अर्थ आपको अंदर खींच रही है, तो डिस्टेंस से लेना देना होता है। कुछ फार्मूला ऐसा होता है ना, m1 m2 by r स्क्वायर। अगर डिस्टेंस घटेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा, तो पोल्स पे हमारा फ्लैट एंड सा है, इस वजह से हमारा ज्यादा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनामोली, कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट ग्रेविटी होना कहलाता है ग्रेविटी एनामोली। जैसे यहां डिस्टेंस ज्यादा है और यहां हमारा कम है, तो यहां थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 27, the shadow zone of the S waves is not only larger in extent but is also a little over 60% of the earth surface, ठीक है, 60% के आसपास नहीं, 40% के आसपास है। ये तो हमारा अच्छा, ये डिस्टेंस भी याद रखना, 6378 एग्जैक्टली, और 2900 पे हमारा कोर स्टार्ट होता है, और 6378 पे हमारा सेंटर, जहां से हम रेडियस नापते हैं, ठीक है। और हाँ, लिथोस्फीयर में थोड़ा अपर मेंटल भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आपसे कि आउटर कोर और इनर कोर में से लिक्विड कौन सा है? लिक्विड होगा, आउटर कोर लिक्विड होगा, ठीक है। पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड, ऐसे लिक्विड हो गई, तो उसके बाद आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर इज लिक्विड। हमें कैसे पता चला? बिकॉज जो एस वेव्स हैं, एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, तो जैसे ही कोर स्टार्ट हुआ या आउटर कोर स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमें मिल ही नहीं रही है एस वेव्स, और एस वेव लिक्विड जाती नहीं, इसका मतलब सॉलिड तो है नहीं। इस वजह से हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई यहां से इसके पार कोई पार हो ही नहीं रहा, इसको मतलब आउटर कोर लिक्विड में है। चलो, लिथोस्फीयर में मतलब तो क्रस्ट भी आता है और अपर मेंटल भी आता है। ये हमारा मैप हो गया। तो आप देख रहे हो कोर के बाद हमारी एस वेव्स पास नहीं हो रही हैं, इसका मतलब कोर लिक्विड का बना हुआ है, आउटर कोर, और जो इनर को जो हमारे पी वेव्स हैं वो बैंड कर करके चली जाती हैं, तो आउटर जो हमारा एस वेव्स का शैडो जोन है वो बड़ा है, ये ध्यान रखना। 105 से लेकर 105 तक है, और जबकि पी वेव्स का 105 से 145 के बीच में। ये स्टैंडर्ड डायग्राम्स एनसीईआरटीज के, ये आप मेंस में भी बना सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा आता है तो बहुत छोटा सा टाइम लगता है, 20-30 सेकंड बना देते हो। कोई रहता नहीं गया था ऊपर, ठीक है, 40% के आसपास है ये। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज नोन एज लिथोस्फीयर, नहीं, जो लिथोस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? क्रस्ट और मेंटल का अपर पोर्शन दोनों को मिला के बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर इज लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर। द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बाइनरी थ्योरीज, नहीं, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट है वो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, जिसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड यही है कि एक बहुत ही डेंस, इनफाइनाइट डेंस एक पॉइंट था जो फट गया, और उसके बाद वो आज भी एक्सपेंड कर रहा है। एनसीईआरटी में इसके बारे में है, और वो गुब्बारा फुला के दिखाता है कि पॉइंट भी बड़े हो रहे हैं, उनका डिस्टेंस भी बड़ा हो रहा है। तो वो सारा हमारा एडविन हबल ने प्रोवाइड कराया था
1920 के आसपास। The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little of reaction gas। उस टाइम पर अर्ली टाइम में यही सब ज्यादा गैसेस थी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में एक चीज अच्छी है कि एक बार समझ लिया तो वो चीज लंबी चलती है। पॉलिटी में ये है कि कितना ही समझ लो, उसमें इतनी समझ आनी चाहिए कि बार बार उसको 10 बार 15 बार, और जो गलतियां हो रही उनको सर्कल कर करके दिमाग में फिट करना। यहां ऐसा है कि हाँ ये ऐसे ये ऐसे ऐसे कोज इफेक्ट बन जाएगा, बस थोड़ा सा जहां डाउट आए, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, मैग्मा, लावा, पी वेव्स, एस वेव्स, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पॉइंट डाल दो कि आपका दिमाग सेग्रीगेट कर पाए। ठीक है, लिथोस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मेंस पे आते हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछा है आपसे, डिस्कस द कोज एंड इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, हाउ कैन द इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक बी मिटिगेटेड। तो स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप मेन टर्म उठाते हो, तो मेन टर्म यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को उठाओ, बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, कोज पूछा, इफेक्ट पूछा, मिटिगेशन पूछा, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो और सॉल्यूशन दे दो। सो कंक्लूजन में क्या ही है कि बस इनका ही निष्कर्ष देना है, क्योंकि यहाँ वे फॉरवर्ड तो देना नहीं है ज्योग्राफी में, तो यहां बस आपको समराइज करना है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक रेफर्स टू द शेकिंग ऑफ द अर्थ। जितना सिंपल लिखोगे उतना आपको इजी टू प्रोड्यूस होगा। अर्थक्वेक इज नोन एज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक्स, द रीजन्स कैन बी अर्थक्वेक कैन बी द फॉलोइंग। सिंपल स्टार्ट करो, बिकॉज आपके पास बॉडी में बहुत कुछ है लिखने को, तो इंट्रोडक्शन में आप ज्यादा वर्ड खराब मत करो। तो अर्थक्वेक को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करना चाहो तो अर्थक्वेक आर सडन एंड इंटेंस शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कोज्ड बाय द मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट बीनीथ द अर्थ सरफेस। इतना लिख के आगे बढ़ो। कोज में आप आओगे, सबसे मेजर कोर तो हमारा टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट ही है। ठीक है, इस वजह से अर्थक्वेक आते हैं जब ये मूवमेंट करते हैं, और ये जो इंटरेक्शन है ये कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म, अलग अलग बाउंड्रियां हैं। दूसरा, वोल्केनिक एक्टिविटी से अर्थक्वेक आते हैं, बिकॉज वोल्केनिक में मैग्मा और ये इनका मूवमेंट होता है तो ग्राउंड शेक करता है। तीसरा, ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है, मान लो एक्सप्लोजन आपने कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब का, या रेजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आते हैं, आपने बहुत बड़ा रेजर्वोयर बना दिया, या कोलैप्स ऑफ द माइंस, ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज में आ जाएंगे। जैसे माइनिंग आपने कर ली, रेजर्वोयर इंड्यूस्ड सेस्मिक एक्टिविटी हो गया, आपको जियोथर्मल एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो वो भी आपका ट्रिगर कर देता है ना। जैसे इंडिया ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो उसकी जो वेव्स हैं वो दूर तक गई, और अमेरिका ने वहां बैठे बैठे पता लगा लिया था कि भाई हाँ यहाँ कुछ हुआ है, क्योंकि हल्का सा सेस्मिक वेव्स वहां से जनरेट होती हैं अर्थ में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कभी भी आ जाए। ज्योग्राफी में एक अच्छी बात यह है कि आपके पास स्टैंडर्ड कंक्लूजन होते हैं, बॉडी होती है। मान लो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक आ गया तो फट से 5 लिख दो, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, अर्थोरिजिन इंड्यूस्ड, एक्सप्लोजन और अपना कोलैप्स, ये 5। तो ये 3 आपने बांट दिए, ये हमने ह्यूमन में कर दिया। अर्थक्वेक की इफेक्ट एनसीईआरटी में 10 से 11 दे रखे हैं कि भाई लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ग्राउंड शेकिंग, सोइल लिक्विफिकेशन, फॉरेस्ट फायर, कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन चैनल्स टूट जाते हैं। अर्थक्वेक के तो बहुत सारे हैं, मेंटल ट्रॉमा में भी रहते हैं लोग, घर में अंदर जाने से डरते हैं, तो इस तरह के। हाँ, सुनामी भी है ना, सुनामी में भी टेक्टोनिक मूवमेंट जब अंडर द वाटर आ जाता है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कोलैप्स होंगी, ब्रिज होंगे, रोड होंगे, तो बहुत सारी सर्विसेज और लाइफ हमारी डिसरप्ट हो जाती है। दूसरा, लॉस ऑफ लाइफ इंजरी होती है, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा लाइफ जा सकती है। जैसे 2010 हेती में आया था तो करीबन 2 लाख डेथ हो गई थी। अभी रिसेंट में टर्की में भी आया था तो वहां पर भी 40,000 लोगों की डेथ हुई थी। तो अर्थक्वेक कैन बी वेरी डिवास्टेटिंग। सेकेंडरी हैजार्ड्स में क्या होता है कि अर्थक्वेक दूसरे हजार्ड्स को भी इनवाइट कर सकता है। मान लो लैंडस्लाइड आ गई, सुनामी आ गई, सोइल लिक्विफिकेशन हो गया, तो इनके इंपैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और वो डिवास्टेशन, कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट होते हैं उसके। पता लगे आपके ऐसे गलियों में मगरमच्छ घूम रहे हैं, इधर ओडिशा साइड है ना, या गुजरात में। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, तो इससे आपको क्या हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि वो मोमेंट याद कर करके, वो भयानक रूप देख देख के आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते हो कि दोबारा से आएगा। अब मिटिगेशन कैसे करोगे? मिटिगेशन में एक तो जो घर बना रहे हो ना, वो सिस्मिक बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनाओ कि भाई हमने सिस्मिक जोन बांट रखे हैं,
कहाँ ज्यादा मूवमेंट है, कहाँ कम है, तो आप वहां मत बनाओ जहां पर सिग्निफिकेंट डैमेज होने के चांसेस हैं। जैसे भाई गुजरात है, तो आप फिर बिल्डिंग की स्ट्रेंथ उस हिसाब से बनाओ जो सिस्मिक हाई सिस्मिक है। जैसे हरियाणा का भी बिल्डिंग कोड है 2017 का, अभी 2 साल पहले मैंने घर बनाया तो हमने वो पूरा देखा था बिल्डिंग कोड, और बिल्डिंग कोड के हिसाब से ही फिर एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो जब साइन करता है तब जाके आप वहां घर बना सकते हो। तो इस तरह के बिल्डिंग होते हैं, और जहां जहां फॉलो नहीं करते वहां वहां फिर गिरते हैं। अगर वो ऑन पेपर तो आपने कर लिया लेकिन असल में नहीं किया। तो आप जापान में देखोगे, जापान में जितने भी बिल्डिंग होती हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं, तो वो गिरती नहीं है। एक बेहतर अर्बन प्लानिंग आप कर सकते हो ताकि आप वहां पर मत बनाओ जहां पर हाई रिस्क एरियाज हैं, तो आप मिनिमम एक्सपोजर दो। तीसरा, आप अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हो। इसमें अर्थक्वेक में आप इसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट कुछ सेकंड्स, कुछ पहली मिनट्स क्रूशियल होती हैं, है ना। तो कुछ सेकंड्स भी अगर आपको मिल पाती हैं तो आप उससे अर्ली वार्निंग दे सकते हो, या ऐसा कुछ कर सकते हो कि ऑटोमेटिक जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शट डाउन हो जाए अर्ली वार्निंग मिलते ही, पहले 2 सेकंड 3 सेकंड में ही। तो ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम आप बना सकते हो। जैसे सुनामी का हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रखा है, आई थिंक इन कोइस है, क्या है, हैदराबाद में ना, कि क्योंकि सुनामी आने में समय लगता है, पहले पानी पीछे जाएगा फिर वापस आएगा। तो स्टार्टिंग में जब आया था तो लोगों ने देखा कि भाई पानी पीछे चला गया तो घूम के आते हैं थोड़ा सा,